हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड वी आर गुड टू। तो आज जो हम टॉपिक कर लेके आए हैं आपके लिए वो लेके आए हैं मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल लेके आए हैं हम आपके लिए। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल का क्या मतलब है, अगर मैं सिंपली बोलूँ मटेरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब होता है, इट रेफर्स टू relative importance of an item or event। तो मटेरियल प्रिंसिपल ये कहता है कि एक आइटम या इवेंट कितना इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली दूसरे आइटम के। ठीक है, अगर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वो मटेरियल है। तो अगर हम देखें डेफिनेशन अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन की, तो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन कहता है एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट knowledge of it if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of an informed investor। यानी कि ये क्या कहता है, एक आइटम कब मटेरियल होता है, एक आइटम तब मटेरियल होता है, एक आइटम तब मटेरियल होता है जबकि हमारे पास रीज़न टू बिलीव है, हमारे पास कोई कारण है ये विश्वास करने का, हमारे पास कोई कारण ये विश्वास करने का कि इसकी इंफॉर्मेशन जो है इस आइटम की, इस इंफॉर्मेशन जो है वो आइटम की वो एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर देगा। यानी कि एक आइटम या इवेंट में अगर कोई चेंज आया, ठीक है, अगर कोई बड़ा चेंज आया पर्टिकुलर आइटम या इवेंट में, तो उससे वो जो हमारा इन्वेस्टर है या जो हमारे स्टेक होल्डर हैं वो अपना डिसीजन चेंज कर देंगे अगर उसके बारे में उन्हें पहले से पता हो। तो उस आइटम को कहते हैं मटेरियल। अगर यानी कि किसी भी आइटम या इवेंट के पास ये पावर है जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग को चेंज कर दे, तो उसे कहते हैं मटेरियल आइटम एज पर अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। ठीक है, कोई भी आइटम मटेरियल है कि नहीं है, कोई भी आइटम मटेरियल है या नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करता है उसके नेचर और अमाउंट पे। ये डिपेंड करता है उसके नेचर और अमाउंट पे। ठीक है, अगर मैं इसका मतलब समझाऊँ आपको, डिपेंड करता है नेचर या अमाउंट पे, तो कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे नेचर की होती है, कुछ इवेंट ऐसे नेचर के होते हैं जिनके होने से बिजनेस को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, बिजनेस को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस केस में वो जो आइटम होंगे या इवेंट होंगे वो क्या होंगे, मटेरियल होंगे। या कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट इतने बड़े अमाउंट की है जिससे कि उस पूरा का पूरा बिजनेस हिल जाएगा, तो वो अमाउंट भी फिर क्या है, मटेरियल अमाउंट है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, एक कंपनी जिसका टर्नओवर ही 15 लाख है, या 10 लाख है, उसके लिए 2.5 लाख रुपए एक मटेरियल अमाउंट है। ठीक है, एक कंपनी इसका टर्नओवर सेल्स जो है वो 10 लाख रुपए मान लीजिए, तो 2.5 लाख रुपए उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। तो इससे अगर 2.5 लाख का नुकसान हो गया मान लीजिए, तो 2.5 लाख रुपए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको मटेरियल बोला जा सकता है। ठीक है, अगर मैं नेचर की बात करूं तो जैसे कि सोचिए एग्जाम्पल के तौर पे कि एक प्रोडक्शन प्लांट क्लोज हो गया। ठीक है, प्रोडक्शन प्लांट क्लोज हो गया, तो क्लोजर ऑफ प्रोडक्शन प्लांट। अब इस प्रोडक्शन प्लांट भले ही टेम्पररी हुआ हो,
लेकिन किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम, ये मटेरियल होगा, क्योंकि प्रोडक्शन प्लांट जो होता है जिससे आप प्रोडक्शन करते हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस इवेंट का नेचर ही ऐसा है कि ये मटेरियल होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन जब भी हम मटेरियलिटी की बात करते हैं तो भाई ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है और ये डिपेंड करता है यूजर टू यूजर, ठीक है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। किसी आदमी के लिए कोई अमाउंट मटेरियल हो सकता है या कोई ट्रांजैक्शन मटेरियल हो सकती है, और दूसरे व्यक्ति के लिए कोई दूसरी अमाउंट या दूसरा ट्रांजैक्शन मटेरियल हो सकता है, ठीक है। सेम एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। अगर कोई कंपनी जिसका टर्नओवर 10 लाख है और अगर उसे 4 लाख का लॉस हो गया, तो इस कंपनी के लिए या इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये अमाउंट क्या है, ये मटेरियल है, 4 लाख का अमाउंट जो है वो मटेरियल है। लेकिन यही मैं अगर बोलूं कि एक कंपनी है जिसका टर्नओवर 250 करोड़ है और उसके 4 लाख कहीं इधर उधर हो गए, तो ये 4 लाख उसके लिए इतना बड़ा मटेरियल, इतनी बड़ी मटेरियल बात नहीं है, क्योंकि वो 250 करोड़ टर्नओवर करने वाली कंपनी है, 250 करोड़ की बिक्री करने, सेल्स करने वाली कंपनी है, तो 4 लाख उसके लिए कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो मटेरियलिटी इन नटशेल मैं इतना कह सकता हूं, एनी अमाउंट, ट्रांजैक्शन और इवेंट विच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग ऑफ अ स्टेक होल्डर इज नोन एज मटेरियल अमाउंट, सिंपल, ठीक है। तो आई होप कि मटेरियलिटी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। आई होप कि मटेरियलिटी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले कंसेप्ट में, जिसका नाम है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। हम इसको रब कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को लेकर, ठीक है। तो प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म का मतलब ये है, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म का मतलब ये है समझदारी, ठीक है। आप कितने वाइज हो, ठीक है। क्या प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म का मतलब है समझदारी, कैसे? तो सबसे पहले जो दो फ्रेज इस्तेमाल होते हैं ना इसको समझाने के लिए, मैं उन 2 फ्रेज को लिख देता हूँ, उससे आपको बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए फ्रेज देख लेते हैं और उसके बाद समझेंगे कि क्या है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, ठीक है। लेकिन कंजर्वेटिव होने का मतलब ये है कि मैं अपनी चीज़ों को बचा के रखना चाहता हूँ, कंजर्व करके रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो पहले इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट बिफोर दैट वी शुड राइट दैट 2 phrases which will help us to understand the concept in a better manner, ओके। चलिए लिखता हूँ मैं। तो पहला फ्रेज तो ये है, डू नॉट anticipate a profit. Do not anticipate a profit, but provide all possible losses. या दूसरा इसी बात को अगर मैं दूसरे तरीके से स्टेट करूं, लिखूं, it takes into consideration all prospective losses but not the prospective profits. तो मैं बोला था कि प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है समझदारी, वाइजनेस, ठीक है। तो समझदारी किस बात में है? अपनी चीज़ों को बचा के रखने में, ठीक है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट इतनी सी बात कहता है कि डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेज, यानी कि जब भी आपको कोई प्रॉफिट होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, जब भी आपको कोई प्रॉफिट होने वाला है, अभी हुआ नहीं है,
उसको लेके खुश मत हो जाइए, ठीक है। लेकिन जब भी आपको कोई खतरा या नुकसान सामने दिख रहा है, ठीक है, तो उसके लिए पहले से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। जब भी कोई खतरा या नुकसान आपको दिख रहा है तो उसके लिए पहले से तैयारी कर लीजिए। इतनी सी बात कहता है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ठीक है। यानी कि कहता है कि, और अगर मैं दूसरी लाइन को बोलूँ, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट नॉट प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। यानी कि सारे जो प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है इन फ्यूचर जो होने वाले लॉसेस हैं, जो हो सकते हैं इन फ्यूचर, जो हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। ये आपका एक डेटर है जो आपको देने वाला है 10 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक खतरा दिख रहा है, आपको लग रहा है इस 10 लाख में से हो सकता है कि 5% मेरा अमाउंट मुझे ना मिले, ठीक है। तो 10 लाख का 5% होता है 50,000। तो आपको लग रहा है यू हैव अ डाउट दैट यू विल नॉट गेट 50,000 आउट ऑफ दिस 10 लाख रुपीज। तो व्हाट यू विल डू, यू विल क्रिएट अ प्रोविजन। आप क्या करोगे, आप इसके लिए एक प्रोविजन बना लोगे। आप इसके लिए क्या करोगे, एक प्रोविजन बना लोगे। आप थोड़ा सा पैसा अलग से एक पोटली में जमा करके रख लोगे, इस पोटली में जमा करके रख लोगे 50K, एक 50K की पोटली बना लोगे। यानी कि जब भी आपको ये पैसा ना मिले या ये डेटर भाग जाए 50,000 रुपये लेके, तो आप इस पोटली में से उस पैसे की रिकवरी कर सके, ठीक है। तो इसको ही कहते हैं प्रोविजन। आपको एक प्रोस्पेक्टिव लॉस लग रहा था जो आपको हो सकता है, तो आपने क्या कर लिया, उसके लिए तैयारी कर ली। एज सिंपल एज दैट, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, प्रूडेंस या कंजर्वेटिव या आप बोल लो समझदारी, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई प्रॉफिट होने वाला है उस बात को लेके उछलने मत लगना, खुश मत हो जाना कि वाह जी वाह अभी मुझे 5 दिन के बाद या 6 दिन के बाद प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं। लेकिन जब भी आपको कोई नुकसान हो रहा हो तो उसके लिए तैयारी ज़रूर कर लेना कि क्या उसके लिए क्या क्या मेजर्स हम पहले से लेके रखें, ठीक है। अब बेसिकली जो इसका मेन एप्लीकेशन है, इस कंसेप्ट का मेन एप्लीकेशन जो है वो ये है कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक बेटर पिक्चर पेंट ना करे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, बेटर पिक्चर पेंट ना करे किसकी, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो इसकी बेटर पिक्चर ना प्रेजेंट करे, जो ये एक्चुअली है उसे दिखाए, ना कि उसे बढ़ा चढ़ा के दिखाए, ठीक है। तो यही इसका मेन एप्लीकेशन है, यही इसका मेन एप्लीकेशन है किसका, प्रूडेंस का, प्रूडेंस कंसेप्ट का या कंजर्वेटिव का। कंजर्वेटिव का मतलब आप अपनी चीज़ों को कंजर्व करके रखना चाहते हैं, बचा के रखना चाहते हैं। अच्छा, इसका ना कभी कभी कुछ नुकसान होता है, ठीक है। नुकसान ये है, लोग ना कभी कभी सीक्रेट रिजर्व्स बना लेते हैं। सीक्रेट रिजर्व का मतलब मैं समझाता हूँ आपको। सोचो आपको लग रहा है कि 5% ही आपके पैसे डूबने वाले हैं या डेटर लेके भागने वाला है, लेकिन लोग क्या करते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं हमें तो लग रहा है कि 10% लोग लेके जाने वाले हैं पैसे, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं फिर, अगर वो 10% के हिसाब से बनाएंगे तो यहाँ पे अमाउंट कितना होगा, 1 लाख होगा। तो एक्चुअल में तो 50,000 ही मुझे डर लग रहा था, बट मैंने रिजर्व कितने का बना लिया, मैंने जो रिजर्व बना लिया है, रिजर्व मतलब मैंने पैसे पोटली में रख लिए हैं अपने, तो पोटली में पैसे रख लिए हैं, कितने एक्स्ट्रा रख हैं, 50K मुझे डर लग रहा था वो, और 50K एक्स्ट्रा। तो ये 50K जो मैंने एक्स्ट्रा रख रखा है ये मेरा सीक्रेट रिजर्व है, ठीक है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। बाकी प्रूडेंस कंसेप्ट या कंजर्वेटिव प्रूडेंस कंसेप्ट या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बेसिकली वही बताता है कि आपको प्रॉफिट को लेके खुश नहीं होना, लॉस के लिए
तैयारी कर लेनी है, ठीक है। और ये एक इसकी लिमिटेशन है जो कि मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि बहुत बुरी लिमिटेशन है। लोग बहुत सारा आइडल कैश जो होता है वो होल्ड करके रख लेते हैं या रोक लेते हैं इस चक्कर में, सीक्रेट रिजर्व्स के चक्कर में, ठीक है, और उसका यूटिलाइज नहीं करते अपने बिजनेस के लिए, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज इन द बिजनेस यू शुड ऑलवेज टेक रिस्क एंड यू शुड यूटिलाइज द कैश, आइडल कैश फॉर द इनोवेटिव आइडियाज। ओके, ठीक है, तो जो भी है हम इसको रैप अप कर लेते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। तो अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। तो ये भी एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अब ये भी बहुत सिंपल है, मैं सिंपल बताता हूँ आपको। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी आप एक एसेट परचेज करते हो, तो अगर आपने एक एसेट परचेज करी तो उस एसेट को रिकॉर्ड करोगे उस प्राइस पे जो आपने उसको पे किया है खरीदने के लिए, है ना। तो इस एसेट को रिकॉर्ड करोगे एट द प्राइस पेड टू acquire द एसेट, ठीक है। कहता है कि जब भी आप कोई एसेट खरीदोगे तो उसको उस प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे जो आपने उसे एक्वायर करने के लिए पे करिए, उसे खरीदने के लिए पे करिए, सिंपल। और ये एसेट जो होता है ना, ये एसेट जो होता है ये सिस्टमैटिकली रिड्यूस होता है, सिस्टमैटिकली रिड्यूस होता है बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। यानी कि हर साल थोड़ा थोड़ा हम इस एसेट को घटाते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करके। डेप्रिसिएशन का मतलब हम बाकी जब चैप्टर हम करेंगे तब डिटेल में समझेंगे, बट अभी जो डेप्रिसिएशन का मतलब आप इतना समझ लीजिए, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। यानी कि एसेट की वैल्यू में कोई गिरावट आती है उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो हर साल हम थोड़ा थोड़ा एसेट में से घटाते चलते हैं। और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भले ही आपने अगर आपने एसेट खरीदा है 5 लाख में और भले ही उसकी मार्केट में कुछ भी कीमत चल रही हो, मार्केट वैल्यू चल रही हो 7 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 5 लाख, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट वैल्यू से हमें जो रिकॉर्ड करना है एसेट उसे 5 लाख पे ही करना है। और बहुत से लोग इस बात को अकाउंटिंग की थोड़ी सी लिमिटेशन भी मानते हैं कि अकाउंटिंग प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर कर रहा है, अकाउंटिंग एक्चुअल वैल्यू को नहीं ले रहा। बट अकाउंटिंग का ये रीज़न है इसके पीछे कि वो पर्सनल बायस को नहीं लेना चाहता। हो सकता है किसी के लिए जो एसेट की मार्केट वैल्यू हो वो 7 लाख हो सकती है और किसी के लिए 8 लाख, ठीक है। तो इस अकाउंटिंग कहता है ये सब झंझट है, ये सब बेकार की बात है। हम ऑब्जेक्टिविटी प्रमोट करते हैं, हमारा आंसर ऑब्जेक्टिव है ना कि सब्जेक्टिव है। वो डिपेंड नहीं करता पर्सन टू पर्सन, वो डिफर नहीं करता पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्टिविटी को प्रमोट करते हैं। तो अगर हमने जो एसेट खरीदा है 5 लाख का तो उसकी कीमत 5 लाख की है, उसको हम टाइम के साथ घटाते रहेंगे, ठीक है। बट अब ये लिमिटेशन है या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें अभी, ठीक है। या ये सही, ये जो भी हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है वो सही अकाउंटिंग है या गलत अकाउंटिंग है, इट डजेंट मैटर। हम क्या करेंगे, इट डजेंट मैटर राइट नाउ। हम क्या करेंगे, हमें अभी ये समझना है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें एसेट को उस प्राइस पर रिकॉर्ड करना है जो हमने उसे एक्वायर करने के लिए पे करी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बस हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम मैचिंग कंसेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल की तरफ। तो कंसेप्ट क्या है हमारा, मैचिंग कंसेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है। इसको मैं समझाता हूँ धीरे धीरे करके। तो थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। ये थ्योरी आप इसको थ्योरी की तरह ना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अकाउंट, ठीक है। अगर ये आ गए तो आपका बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जब आप करोगे तो वो ईजी हो जाएंगे आपके लिए। बहुत सारी जब अकाउंटिंग करोगे तो वो ईजी हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है।
सोचिए आपने इस ईयर में, ईयर 2022 है मान लीजिए, ईयर 2022 टू 2023, 2022-23, ठीक है। इस ईयर में आपने, इस पर्टिकुलर ईयर में आपने 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, ठीक है। और इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपने ईयर 2022-3 में ही कुछ एक्सपेंस इनकर किए, यानी कि जो एक्सपेंस, जो खर्चे आपको करने चाहिए थे इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, और जो खर्चे आपने किए हैं इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, वो भी आपने इस ईयर में किए हैं, ठीक है। लेकिन इन एक्सपेंस की जो पेमेंट है, जो इनकी पेमेंट है, वो पेमेंट आपने कब करी है? पेमेंट करी है आपने 2023-24 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो मैचिंग कंसेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई जिस साल का रेवेन्यू है उसी साल के उसी साल के एक्सपेंस के अगेंस्ट उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ना कि अगले साल में, ठीक है। तो यहाँ पे कैश पेमेंट, कैश कब रिसीव हुआ, कैश कब पे हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस बात से फर्क पड़ता है कि कौन से ईयर का रेवेन्यू है और कौन से ईयर का एक्सपेंस है। अगर वो दोनों सेम ईयर के हैं तो हमें उसको मैच करना है उन दोनों को उसी ईयर में, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंस है हमें मैच करना है 2022-23 में, ठीक है, और पेमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम इसको लिख लें एक बात, इसको अच्छे से, तो अगर एक लाइन में मुझे कोई कहे कि क्या मतलब है इसका, तो मैं बोलूंगा द expense for an accounting period are matched against related revenue comma rather than cash received or paid, ठीक है। तो हमें एक्सपेंस को अकाउंटिंग पीरियड के मैच करना पड़ता है उसी साल के रेवेन्यू के अगेंस्ट, ठीक है, ना कि किसी अगले साल या पिछले साल के रेवेन्यू के अगेंस्ट, ठीक है। और हमें कैश पेमेंट या कैश जो हमें रिसीव हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये कंसेप्ट जो है बेसिकली ट्रू एंड फेयर व्यू देता है आपको, ट्रू एंड फेयर व्यू देता है आपको किस चीज़ की? फाइनेंशियल पोजीशन की, कि हमारी फाइनेंशियली क्या स्थिति है, और प्रॉफिटेबिलिटी की, हमारा नफ़ा कितना हो रहा है, ठीक है, उस ईयर में। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मैं 2022-23 में मैंने 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया है और उसको कमाने के लिए मैंने 4 लाख का एक्सपेंस इनकर किया है, तो मुझे, अगर मैं इस पेमेंट मैंने मान लो अगले साल करी है, ठीक है, तो मैं अगर बोलता हूँ मैंने अगले साल इस एक्सपेंस को मैं अगले साल दिखाता हूँ, ठीक है, तो और इस अगर मान लो ये 2022 है, समझाता हूँ आपको, ये 2023, मतलब ईयर 1 और ईयर 2, ऐसे समझते हैं एक बार। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं ईयर 1 में 10 लाख मैंने कमाए, ठीक है, और इसमें से मैं कोई एक्सपेंस माइनस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ मेरा ईयर 1 का 10 लाख का रेवेन्यू है, ठीक है। और ये जो इस साल को ईयर 1 में जो रेवेन्यू उसको जनरेट करने के लिए जो मैंने एक्सपेंस किया था वो मैं इस साल माइनस करता हूँ 4 लाख को, और यहाँ पे मैंने मान लीजिए सेल करी है 7 लाख की, और मैं बोलता हूँ कि इस ईयर 2 में मेरा जो प्रॉफिट है वो 3 लाख है और ईयर 1 में जो प्रॉफिट है वो 10 लाख है। तो ये गलत हो जाएगा ना भाई। इस ईयर में जो रेवेन्यू जनरेट किया है उसके लिए आपने जो
खर्चा किया था 4 लाख, वो इस ईयर का है। तो एक्चुअल में जो ईयर 1 का रेवेन्यू है आपका वो होना चाहिए 6 लाख, और इस ईयर का जो भी रेवेन्यू है उसको जनरेट करने के जो भी एक्सपेंस आपने करा था उसको इस साल एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जिस साल का रेवेन्यू है उसी साल के एक्सपेंस के अगेंस्ट उसको एडजस्ट करेंगे, उस साल के मैच करेंगे, उस साल के एक्सपेंस के अगेंस्ट उसको मैच करेंगे, तो ही हम एक ट्रू एंड फेयर व्यू हमें मिलेगा किसी भी ट्रांजैक्शन या इवेंट का, या हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर।